नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। लगातार उचाना से भावी विधायक, भावी कैंडिडेट की आपसे वार्तालाप करवा रहे हैं। क्या विजन है, टिकट पार्टी से मांग रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आदित्य वैश्य जी हैं, आर्य समाजी हैं, समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं और फिलहाल राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं का निदान करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आदित्य वैश्य जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जगरूप जी, आपका और आपकी पूरी टीम का। वैसे तो आर्य समाज ने इस देश को दिशा देने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है, अंधविश्वास से ऊपर उठाने का काम किया है। आपने आर्य समाज में रहते राष्ट्र निर्माण की बातें सीखी होंगी, अब राजनीति क्यों? मुझे लगता है कि आज का जो परिदृश्य चल रहा है पूरे समाज में, और हम देखते हैं कि आज का जो माहौल है और जो आपने आर्य समाज की बिल्कुल प्रारंभिक दौर की बात की, कुछ समानताएं दिखती हैं। आज जब सड़कों पर किसान दिखाई देता है, सड़कों पर नौजवान दिखाई देता है, सड़कों पर पहलवान दिखाई देता है, सड़कों पर जिनको छोटी सरकार बोलते हैं सरपंच, वो दिखाई देते हैं, और आवाज़ सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हमें अपने हक अधिकार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तब उनके साथ खड़ा होना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मेरी भी जिम्मेदारी बनती है और मैं उनके साथ खड़ा होना भी चाहता हूँ। और एक वैचारिक दृष्टि से भी इस समाज के अंदर रहने का सबको अधिकार है, चाहे वो किसी जात बिरादरी का है, चाहे किसी मत पंथ संप्रदाय से संबंध रखने वाला है। सबको ये संविधान, लोकतंत्र जो है बराबर का अधिकार देता है। उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए ही कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि मैं आज जो है राजनीति के बिल्कुल आर्य समाज से पहले भी सांसद बने हैं। फिलहाल आप हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी निभा रहे हैं और प्रदेश प्रवक्ता का पद बहुत ही जिम्मेवार पद होता है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक बयान पूरी पार्टी के अस्तित्व को संभालने में का काम करता है। उचाना की अगर हम बातचीत करें, उचाना को आज भी पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन इस पिछड़े इलाके के अंदर बहुत कद्दावर बड़े बड़े नेता हुए, सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर हुए हैं, यहाँ से डिप्टी सीएम वर्तमान में हुए हैं। तो क्या लगता है ये राजनीति का जो समीकरण बना उचाना विधानसभा के लिए, काम क्यों नहीं हो पाए? पिछड़ा इलाका क्यों बोलते हैं लोग? पिछड़ा तो इसीलिए क्योंकि ये हर क्षेत्र में आज पिछड़ा दिखाई देता है। आप उद्योग अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ कोई उद्योग आपको दिखाई नहीं देगा। उद्योग तो छोड़िए, मैं बहुत छोटे लेवल पे आ रहा हूँ। गांव में पीने के पानी की अगर आप बात करेंगे, 65 के 65 गांव में से मुश्किल से 10-15 गांव को छोड़ करके पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। स्कूल, मतलब यहाँ की ऐसी स्थिति है कि उनकी जो हालत है स्कूलों की, कितने स्कूलों में तो आज टॉयलेट्स नहीं है, लड़कियों का स्कूल है उसमें टॉयलेट्स नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति है आपकी यहाँ की, और उसमें तो जींद भी शामिल है कि आप हॉस्पिटल में चले जाओ, बहुत मुश्किल से आपको वो डॉक्टर मिलेंगे, और थोड़ी सी भी कोई ज़्यादा समस्या होगी तो 1 मिनट में वो रेफर करेंगे। फर्स्ट एड मिल जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज वहाँ नहीं तो किसी भी सरकारी आप दफ्तर में जाएंगे वो काम आसानी से आपके होते दिखाई नहीं देते हैं। ये तो वो सामान्य सुविधाएं। खेत के पानी की यदि आप बात करेंगे तो कितने ही गाँव ऐसे हैं जिनमें आज टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है, और जहाँ पर टेल है, वह रजवाया है, वो तो टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है। और बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ तक आज तक रजवाया नहीं पहुँचा है। देश जो है आज़ाद हुए बहुत दिन हो गए, हरियाणा को बने हुए बहुत दिन हो गए हैं, और जैसा आपने एक संकेत किया कि यहाँ से बड़े बड़े लोग जो है वो सत्ता में रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं और ताकत में भी रहे हैं। एक तो व्यक्ति सामान्य साधारण जो है एक विधायक बन जाए और ताकत उसके पास ना रहे तो एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ से तो बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, पर उसके बावजूद भी इसका पिछड़ापन जो है, मैं ये मानता हूँ कि ये उचाना का दुर्भाग्य ही रहा है। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार सबसे पहले तो वो राजनेता हैं जिन्होंने आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं इस बांगर की धरती को जो है सदुपयोग नहीं कहूँगा मैं, दुरुपयोग किया। उनकी जन भावनाओं का जो है एक तरह से शोषण मैं उसको मानता हूँ, और वो इसलिए भी कहता हूँ कि इन लोगों ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति इनको सामने दिखा, जिन्होंने कहा कि हाँ मैं आपके काम करवाऊंगा, ये उसके साथ लगे, और पर वो नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं उन जो लोग रहे हैं उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता जो है उसका ना होना, मैं इसको मानता हूँ। हमारे क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत सारे HCS, IPS, IAS दिए हैं, और बिल्कुल मैं कहता हूँ टोटा होते हुए, सुविधाओं का टोटा होते हुए, कोई बड़ी एकेडमी नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। यानी जो हीरे मोती फील्ड के अंदर हैं उनको निखारने का काम किया जा सकता है।
जो सुविधाओं का टोटा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारी बेटी को जींद पढ़ने जाना पड़ता है, गांव की किसी भी बेटी को, बस की सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई एकेडमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये आज तक यहाँ पर कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई सरकारी बड़ी ITI नहीं है, तो क्या इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा विश्वासघात जनता के साथ क्यों? और तो और इतनी बड़ी बात है, वोट किसी के खिलाफ मांगे जाते हैं, उसी के पक्ष में बैठा दिया जाता है नेता को, यानी जिस पार्टी के खिलाफ वोट दी उसी पार्टी का नेता, आप समझ रहे होंगे। आप बिल्कुल जो आप बात करें वो 100% सही है, और मैं दोबारा से एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, राजनीतिक दूरदर्शिता जो है इन लोगों की नहीं थी, और उसका दुष्परिणाम है ये उनके लिए कि आज जिनको हम कद्दावर मानते थे वो आज अपनी जमीन तलाश रहे हैं कहाँ है। और मेरे को तो ये भी सुनने में आया, मैं रोज फील्ड में रहता हूँ, 5-7 गांव में रोज जाता हूँ, कि यहाँ तक इतनी छोटी बात के ऊपर वो आ गए हैं कि आप चाय पानी का प्रोग्राम कराओ तो पैसे हम देंगे। ये तो चलो संज्ञान में हमारे भी आया था, बिल्कुल है ना। मतलब आप कद्दावर नेता थे, आप डिप्टी CM भी रहे यहाँ, आप और भी दूसरे साथी बड़े बड़े पदों पर रहे, और उनके लिए ये हालत है। जिन लोगों ने पिछले जो है चरण में आपको 50,000 लगभग वोटों से जिताया है, और आज आपकी हालत ये है कि आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट यहाँ आते हैं उनको 4,000 वोट मिलते हैं, तो लोगों की जो नाराजगी है वो इसलिए है कि उन्होंने एक अपेक्षा रखी थी, जैसा आपने कहा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कम से कम शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और रोटी कपड़ा मकान, ये चीजें तो सबको मिलनी चाहिए ना, वो नहीं मिली। उसका कहीं ना कहीं गुस्सा जो है लोगों का वो एक अभी देखने को मिला है, और उसी का परिणाम ये हुआ कि पूरे हरियाणा में बीजेपी जो है वो हाफ हो गई है। विश्वास कैसे करे उचाणा का वोटर, क्योंकि विश्वासघात बहुत बार हुआ है, और एक बार जब ठोकर इंसान खा लेता है, एक बार वो एक कहावत है हरियाणवी में, एक बार अब उसकी बारी तो एक बार उसकी बारी, और जनता पिसती रहती है बेचारी। आखिर कब तक विश्वास करे? हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य ये मान के चलो कि युवा साथी अपनी जमीन बेच कर विदेशों में जा रहे, रोजगार नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया आसपास है ही नहीं। बच्चे जाते हैं गुड़गांव में, जाते हैं, उनका शोषण हो जाता है, 75% जो मिलना था उसका कहीं है ही नहीं, वो किताबों में कहीं खो गया है। तो कैसे भला होगा उचाणा का? 75% तो खैर एक जुमला था, और वो जुमले तो आपको पता है, राजनीति में जुमले जो है ना वो हाशिए पर रहते हैं। दूसरी बात यह कि काठ की हांडी कभी बार बार नहीं चढ़ती। हरियाणा में एक प्रसिद्ध कहावत, जगरूप जी आप भी जानते हैं, दूसरे साथी भी जानते हैं। आज खास करके मैं इस क्षेत्र की बात करूं, केवल उचाणा की नहीं कर रहा, मैं पूरे जींद की। आज नौजवान जागरूक है, वो राजनेता की आंख में आंख डाल करके बात कर रहा है। वो कुछ कह रहा है कि इतने दिन से आप लोगों ने हमारे लिए काम क्यों नहीं किया, आप तो बड़े से बड़े पद के ऊपर रहे। भाई आपकी पार्टी के लोगों से, मुख्यमंत्रियों से बनती थी नहीं बनती थी एक अलग बात है, उसके लिए तो प्रजा थोड़ी जिम्मेदार है, जनता थोड़ी जिम्मेदार तो नेता है। जिस नेता की जिम्मेदारी थी, ये तो जिता के आपको MLA बना सकते हैं ना, और MLA बनने के बाद आप जो है बहुत बड़े पद पर गए, उसके बावजूद आप काम नहीं करवा पाए, तो वो उनका जो है फेलियर है, उस नेता का फेलियर है। परंतु आज का नौजवान जो है वो जागरूक है। नौजवान को छोड़िए, महिलाएं जागरूक हैं, और आज जो है इतने जागरूक हो गए लोग, जब ये नेता जो है गलियों में सड़कों पे जाते हैं तो इनकी शर्ट का पल्लू कोना पकड़ करके पूछते हैं कि आपने ये बात कही थी क्यों नहीं की। बिल्कुल, बहुत सी बातें हैं। महिलाएं सवाल करती है तो उनको चंद्रयान में भी बैठा दिया जाता है। तो यहाँ पर वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में आ गए हैं, बीजेपी को छोड़कर पूरा परिवार कांग्रेस में आ गया है, टिकट की दावेदारी वो भी कर रहे हैं, कदावर नेता माने जा रहे हैं, पूर्व IAS हैं, पूर्व सांसद हैं। तो जो हमारे युवा साथी, आप जैसे साथी तैयारी कर रहे हैं, आदित्य वैस है, और भी बहुत सारे साथी हैं, कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। देखो पार्टी ने टिकट तो एक को देनी है, बिल्कुल। तो आप लोगों का फिर राजनीतिक भविष्य क्या होगा अगर टिकट वापस उसी परिवार में चली गई तो? दो बात होते हैं जगरूप जी, एक व्यक्ति MP MLA बनने के लिए राजनीति में आता है, एक व्यक्ति विचार से जुड़ करके राजनीति में आता है कि मैं लंबा चाहे मुझे संघर्ष करना पड़े, परंतु मुझे मेरे इलाके का, मेरे समाज का, मेरे प्रदेश का विकास करना है। दो बातें हैं। जिनकी जिद है सिर्फ मुझे MP MLA बनना है तो उनकी छटनी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि वीरेंद्र सिंह जी की बात की, वो कदावर नेता निश्चित तौर पर आज कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और उनकी बैकग्राउंड भी बड़ी है, चौधरी छोटूराम जी से उनका नाम जुड़ता है, परंतु काम जो है वो भी महत्वपूर्ण होता है। बृजेंद्र सिंह जी चुनाव के लिए जो है कहीं ना कहीं कैंपेन का हिस्सा हैं, और वो लड़ना भी चाहते हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी तो एक बड़ा समुद्र है, इसमें अलग अलग तरह के बहुत से लोग भी रहते हैं, अलग अलग उनके विचार भी रहते हैं, विचार भेद भी रहते हैं लोगों के बीच में। पर आज जो है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे दूसरे साथी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, पार्टी हाईकमान ने सबको ये कहा है कि जो सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट देंगे।
मतलब माथा देख करके टीका करने वाली जो बात थी ना, वो अब बहुत दूर का विषय हो गया है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा भी बहुत तरह की बातें लोग कर रहे थे कि नहीं यहाँ तो ये होगा, यहाँ तो वो होगा, पर आज भी जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट जो है पार्टी देगी। बात मैं अपनी कहता हूँ पर्सनल, और साथियों को मैंने सबको बैठा करके कहा, आप शायद आप रेस्ट हाउस में जो मीटिंग थी हमारी कांग्रेस पार्टी की, जब प्रभारी जी आए थे उनके बीच में मैंने कही थी कि पार्टी हाईकमान, चाहे उसमें उदय भान जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और चाहे दीपक बावरिया जी हैं, ये जिस भी साथी के कंधे पे हाथ रख देंगे कि इसको उचाना से एमएलए बना करके चंडीगढ़ भेजना है, पूरी ताकत के साथ जो है उस साथी का मदद भी करेंगे। मुझे जिम्मेदारी मिली, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और मेरी टीम आर्य समाज की तो एक बहुत मजबूत टीम है। यदि मुझे मौका मिला और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, तो कम से कम 2000 कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे, जो एक भी व्यक्ति उनमें से पेड नहीं होगा। टोटल एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट वो यहाँ कैंपेन का हिस्सा रहेंगे, और जो लोकल हमारे जो साथी लगे हुए हैं वो उस कैंपेन को इतने अच्छे से चलाएंगे कि पूरे हरियाणा में सबसे विशेष जो है यहाँ से जीत दर्ज करके दिखाएंगे। मुझे नहीं मिली, किसी दूसरे साथी को मिली, उसको भी। हमारा उद्देश्य ये है कि आज जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने एक इस प्रदेश के साथ धोखा किया है, उसका बदला लेने के लिए जिस भी साथी के कंधे पर इनका हाथ होगा हाईकमान का, उसको जिता करके चंडीगढ़ भेजेंगे। 2 सवाल थे जनता के, क्योंकि हम जनता के सवाल नेता तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक सवाल का आपने जवाब दे दिया कि आप टिकट किसी को मिलो, आप पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ खड़े। दूसरा, ये हमारे उचाना के क्षेत्र में चर्चा है आपके लिए कि आपकी जो विचारधारा है आर्य समाज से जुड़ी हुई है, आपने बीजेपी की जो हिंदू विचारधारा है उसको छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन क्यों किया? इसका मेन कारण क्या है, ये उचाना के लोग जानना चाहते हैं। जगरूप जी, आप एक बात को बारीकी से समझते हैं और आप तो पत्रकार हैं और खोजी पत्रकार हैं, मुझे पता है आप बाल की खाल निकालना भी जानते हैं, बिल्कुल गहराई तक किसी चीज़ में जाते भी हैं। आज़ादी का जब मूवमेंट चला ना, उस समय भी कांग्रेस और आर्य समाज एक सिक्के के 2 पहलू की तरह से थे। उस समय जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, इन दोनों विचारों ने मिल करके कार्यों को आगे बढ़ाया था। सबसे पहले लाला लाजपत राय जी और एक हमारे जो है अम्बाला से एक व्यक्ति होते थे, वो 2 व्यक्ति कांग्रेस को यहाँ लेकर के आए और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, पहले रोहतक में, उसके बाद हिसार में। आर्य समाज के लोग थे जिन्होंने पहली बार यहाँ कांग्रेस की स्थापना की। राजमल हुड्डा जी भी उसमें शामिल थे, भूपेंद्र हुड्डा जी के जो दादाजी थे उनके भाई थे, वो उसमें शामिल थे। आज की जो बात है, आप कहते हैं कि कहीं भगवा दिखाई देता तो लगता है कि बीजेपी होना चाहिए, पर ये एक कहीं ना कहीं मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। आज जो है, यदि आप राम का नाम लेकर के राजनीति करते हैं तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं राम मेरे लिए आचरण का विषय है, मेरे लिए सम्मान का विषय है। मैं राम को अपना आदर्श मानता हूं क्योंकि उन्होंने मर्यादाओं में बंध करके एक पुरुषों से भी उत्तम जीवन जी करके दिखाया। और जब उनके परिवार में ये बात आई कि पिता के एक आदेश को मान करके राजगद्दी को ठोकर मार करके 14 साल के लिए वनवास में चले जाते हैं, आज क्या होता है, सिर्फ राजगद्दी चाहिए इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को कोने में लगा दिया। सिर्फ राजगद्दी चाहिए इसलिए दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में सारे नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता, उन नेताओं को कोने में लगा दिया गया। वो यदि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात, आप यदि ये मानते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और दूसरा कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं है। फिर धर्म ये सिखाता है आपको कि वो जैसा महाभारत में कहते हैं ना, भीष्म पितामह, आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषाम्य समाचरेत। यदि आप दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं तो ही आप दूसरे से अपेक्षा रख सकते हैं कि वो मेरे प्रति अच्छा भाव रखे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे के प्रति आप तो कटुता का भाव रखें और वो प्रेम का भाव रखें, ये संभव नहीं है। तो धर्म वही है जो धारण किया जा सकता है। आचरण का विषय कि धर्म मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो धर्म को उस चीज़ से जोड़ना चाहिए। सिर्फ बाहरी दिखावा या धर्म के नाम पर राजनीति, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और पार्लियामेंट में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, राहुल गांधी जी ने जो बातें रखी, पहली बार जो 75 साल की आज़ादी के बाद शिव को जो है वहाँ पार्लियामेंट में लेकर के आया गया, गुरु नानक देव जी को लेकर के आया गया, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी भी और इस्लाम, सारी चीज़ों को लेकर के एक ही बात कहेगी कि इन सब में मुख्य और मेन एजेंडा क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, वो ये है कि जियो और जीने दो। मुझे भी जीने का अधिकार है, उसको भी जीने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान हमें ये इजाज़त देते हैं। बिल्कुल। अगर स्वामी आदित्य वैस को टिकट मिलती है उचाना से, आप विधायक बन जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके मन को टीस कर रही है? आप लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, उन जनसंवाद कर रहे हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको टीस करें कि नहीं, पहली कलम से काम उचाना के लोगों के लिए होना चाहिए? निश्चित तौर पे जगरूप जी, अब एक 2 मैनिफेस्टो हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक पूरा हरियाणा लेवल पे, एक हम लोग उचाना लेवल पे भी मैनिफेस्टो तैयार करें कि उचाना में हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल धरातल से चलते हैं। अब आपको हर कार्य यहाँ 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ऊपर की हवाई बातें नहीं कर सकते, पत्तों को सींचने से काम नहीं बनेगा। सबसे पहले हमारी जो बेटियाँ हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था, चाहे वो गाँव में स्कूल बने
गांव में जो है हायर सेकेंडरी स्कूल बने या नज़दीक के एरिया में कॉलेज बने, और वहाँ तक उसकी ट्रांसपोर्ट, उसके बाद उसकी सुरक्षा। उसके बाद मैं आज ये कह रहा हूँ कि बड़े दुख की बात है, आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं और 1300 से ज़्यादा स्कूल हरियाणा में ऐसे हैं जहाँ टॉयलेट्स नहीं। बच्ची लड़कियाँ कहाँ जाएं? लड़कियों तो चले जाते हैं कहीं, चलो कोई बोल देते कोने में ओट में खड़े होकर के बाथरूम कर लेंगे, बेटियाँ कहाँ जाएंगी? उनके लिए वो सारी मूलभूत सुविधाएं उनको देना है। दूसरी बात, चिकित्सा के क्षेत्र में आज स्वास्थ्य की यदि हम बात करते हैं तो खास करके ये एरिया खराब पानी पीने की वजह से जो बीमार हो रहा है ना, उसका जो पैसा जो कॉस्ट लग रहा है वो भरपाई नहीं कर पा रहा। अगर एक परिवार जो 400 रुपये पूरे दिन में कमा के लेके आता है, 200-250 रुपये यदि उसने बीमारी पे लगाई तो उसके पास बचता कुछ नहीं है। वो सारी सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड करवानी, सबसे पहले पानी की अच्छी व्यवस्था, उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाएगा तो जैसे मुफ्त इलाज सरकारी हॉस्पिटल में है, पर हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा, दवाई होगा, तभी उसका लाभ है। हॉस्पिटल तो अपने यहाँ बना हुआ है, पर उसमें प्रॉपर डॉक्टर भी और दवाई भी, वो सारी व्यवस्थाएं उनकी जो है हो। तीसरी बात, जैसे अग्निवीर की अभी बात चल रही है, और ये जो बांगर का एरिया है पूरा का पूरा ये गांव देहात का एरिया है। इस गांव देहात के एरिया में हर नौजवान, जब तक ये अग्निवीर योजना नहीं आई थी, सड़कों पर दौड़ लगाता दिखाई देता था, व्यायामशाला में दौड़ लगाता दिखाई देता था, स्कूल में स्टेडियम में दौड़ लगाता दिखाई देता, अब नहीं दिखाई देता है। ये हमारी फसलें बर्बाद होंगी एक बाद की बात, पर ये नस्लें बर्बाद करने का एक प्रोग्राम चला है। आज आप किसी भी गाँव में जाकर के देखिए, जो बड़े गांव थे, खेल में जो बहुत ज़्यादा थे, जहाँ से आर्मी में बहुत ज़्यादा बच्चे जाते थे, वो 2-2, 4-4 बच्चे जो है वो ट्रैक पे दिखाई देते हैं। तो उन बच्चों को वो सुविधाएं देना, और अग्निवीर नाम की जो समस्या आज नौजवान के सामने है उसको बंद करके, और जो अब तक अग्निवीर लगे हैं उनको परमानेंट करके, और आगे से मेन स्ट्रीम जो भर्तियाँ हैं उनको जो वो प्रारूप तैयार करके उनको वो किया जाएगा। दूसरा, हर गाँव तक पीने के पानी की व्यवस्था, और जिस गाँव के खेत में पानी की व्यवस्था आज तक नहीं है, आज हमारे वाले कुछ और साथी भी बोल रहे हैं कि रजवाए लेकर के आएंगे, वो लेकर के आएंगे, वो चीज़ें प्राथमिकता के आधार पे होंगी। और इन्हीं चीज़ों के साथ साथ प्रयास ये किया जाए कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसे क्या नाम उद्योग स्थापित हों जिससे हमारे बच्चों को, जो आप 75% की बात कर रहे थे, कि हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले और उनको घर छोड़ करके ज़मीन बेच करके विदेश ना जाना पड़े। और मेन स्ट्रीम लाइन से यदि आप विदेश जाते हैं तो एक अच्छी बात है। मैं जाता हूँ, मैं कम से कम 24 देशों में गया हूँ, मैंने वहाँ जो भारतीय रहते हैं उनसे बात भी की है। अपने जो बच्चे यहाँ से जाते हैं ना ज़मीन बेच करके, जिसने 30 लाख 40 लाख रुपए में किला बेच करके और वो डोंकी तरीके से वहाँ गया है, कोई किसी को ये भ्रम हो कि वो बहुत बड़ा काम करे, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। वो या तो किसी होटल में बर्तन साफ करते हैं, पेट्रोल पंप पर तेल भरते हैं, या किसी बड़े स्टोर में जो है सामान ढोने का काम करते हैं, या कहीं ड्राइवरी करते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे कुछ काम नहीं करते हैं। ये एक अलग बात है कि वहाँ कहीं ना कहीं यूरो में, डॉलर में पैसा आता है तो पैसा ज़्यादा होता है। यहाँ आते मोटी मोटी सोने की चैन पहन करके आ जाते हैं, उनको लगता है कि ठीक है। जिस तरह से हमारे यहाँ बिहार से पंजाब और हरियाणा में लेबर आती है ना, ऐसे ही हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं। और दुख की बात यह कि सरकार जो है वो उनको मजबूर कर रही है वहाँ जाने के लिए। सरकार नहीं देख रही कि इस नौजवान को, जो यहाँ सबसे ताकतवर जो देश है भारत, उसकी सबसे मेन जो रीढ़ है वो ये नौजवान है। मैन पावर आज के समय इस भारत के पास है, पर उस मैन पावर को मेन स्ट्रीम यूज ही नहीं कर पा रहे। यानी विदेशों को लेबर सप्लाई की जा रही, क्योंकि स्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं, स्किल तो है, वो आपको अभी थोड़ी देर पहले, टैलेंट है इनके पास, परंतु जब है नहीं। अब आप देखिए, अब इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार का वो किया, ग्रुप डी का जो किया, ग्रुप सी का किया जी। मैंने एक बच्चे से बात की, जैसे घूम रहा हूँ मैं, मिला, उसने PhD कर रखी है, और लगा क्या वो ग्रुप डी में बेलदार लग गया। दूसरे से बात की, वो जमादार लग गया। मैंने कहा आपने नौकरी क्यों की? के लिए जी मजबूरी थी, घर भी चलाना था, और आजकल बिना नौकरी के शादी भी नहीं होती। वो मजबूरी थी। जिस बच्चे को PhD करने के बाद प्रोफेसर लगना था, आपने उसको जो आज की सरकार ने बेलदार बना करके रजवाए के ऊपर खड़ा कर दिया, मजबूर है ना वो, तो उसको कुंठित किया गया है। और जब उसके सामने कहीं ना कहीं ये अग्निवीर होता है, लगता है कि 4 साल फिर अंधेरा है। ये कौशल रोजगार निगम, ये भी एक ठेका प्रथा ही है, फिर अंधेरा दिखाई देता है। उसका दुष्परिणाम ये बच्चे जो है या तो विदेश जा रहे हैं, या यहाँ पर ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, तनाव जो है उनके दिमाग पर, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, और मैनिफेस्टो हम लोग ऊंचाने के लेवल पर तैयार कर रहे हैं, उस पर भी काम करेंगे और आगे के लेवल पर। स्वामी जी, 2 अंतिम सवाल हैं। आपने कहा विकास की बात की, रोजगार की बात की। बीजेपी तो 10 साल से आई है, पहले कांग्रेस ही थी, तब क्यों नहीं हुए काम? निश्चित तौर पे मैं वही कहता हूँ, यदि आपके दिमाग में मिशन और विजन नहीं है ना, नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। ये हमारे जो नेता यहाँ रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। बड़ा आदमी वो होता है जिससे गलती हो जाए उसको स्वीकार करना चाहिए कि मेरी भूल रही है, चाहे मेरी राजनीतिक भूल रही हो, चाहे मेरी सामाजिक भूल रही हो, या मेरा अहंकार रहा हो।
यदि आप उसको स्वीकार करते हैं तो आप निश्चित तौर पे बड़े व्यक्ति हैं। बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसके साथ खड़ा होने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस ना करे। तो वो उनके ऊपर निश्चित तौर पे जो लोग यहाँ रहे हैं, शासक रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी रही है। पब्लिक की कमी नहीं है, पर पब्लिक ये समझ गई है कि ये नेता जब तक नींबू को निचोड़ोगे, दबाओगे नहीं तो रस नहीं देता है। जब तक इन नेताओं के ऊपर जो है नकेल नहीं कसी जाएगी, दबाव प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, ये काम नहीं करेंगे। पर जनता समझ चुकी है, अब करेंगे। प्रदेश के प्रवक्ता हो कांग्रेस पार्टी के, ईडी का जो मामला चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, चाहे राव दान सिंह की हो या फिर सुरेंद्र जी की हो सोनीपत से, कैसे देखते हैं इन सबको? प्रेशर पॉलिटिक्स है। आप देख रहे हैं जब से ये हरियाणा में लग रहा है बीजेपी को कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, वो हर प्रकार का हथकंडा अपनाने के लिए जो है वो उतारू है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आज ही आपने अखबार के यदि बड़े बड़े पन्ने पढ़े हों, उसमें ये लिखा हुआ है कि गुजरात में जो है एक ही सेंटर के ऊपर 10 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट जिनके 100% से भी ऊपर नंबर आए हैं। भाई वहीं से क्यों आए हैं? क्योंकि वहीं की एक कंपनी है, अहमदाबाद की एक कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। 3 बार उसने, अब 2 बार अपना उसने नाम भी बदला है, और अहमदाबाद की रहने वाले वो लोग हैं, उसी को बार बार ठेका दिया गया है। उसने नाम बदल लिया, फिर दोबारा ठेका दे दिया। ये क्या कारण है? इसको समझने की आज आवश्यकता है। उनके छापा तो उनके ऊपर मारना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, आप फिर पत्रकार, आप उस चीज़ को जानते हैं कि उनका टारगेट क्या था। उनका टारगेट ये था कि 700 लोगों तक वो देना है, और एक व्यक्ति से 40 लाख रुपए लेने हैं। गुणा करके देखना कितने हो गए, 280 करोड़ रुपए लगभग हो गए। इतना बड़ा टारगेट लेकर के जो चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। परंतु कार्रवाई यहाँ हो रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कांग्रेस को रोकने के लिए। और सिर्फ ये द्वेष की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। परंतु आज जनता ने मन बना लिया है, ये पूरी कांग्रेस को जबरदस्ती भी अंदर डाल देंगे ना तो भी नहीं। आज यहाँ उचाड़ा में एक बात चल रही है, आप सारे साथी कहते होंगे, कांग्रेस किसी को भी टिकट दे देगी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रखे वो भी जीतेगा। लोगों ने मन बना लिया है। निश्चित तौर पे ईडी, सीबीआई, ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, बीजेपी जिसका प्रयोग कर रही है, पीछे भी प्रयोग किया उसने। केजरीवाल जी ने, हालांकि वो दूसरी पार्टी के, मैं कहना चाहता हूं, जब उनके ऊपर 6 महीने में कोई दोष साबित नहीं हुआ तो उनको क्यों रखा हुआ है साहब? कह दिया नहीं, हाई कोर्ट ने फ्री कर दिया, फिर जो है वो सीबीआई वालों ने उनको अगले दिन पकड़ लिया। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डरा हुआ आदमी जो है, इस तरह के कार्यकर्ता, और बीजेपी आज डरी हुई है, इसीलिए वो कभी जो है सीएम को बदल रही है, डमी सीएम ले आए, उनके ऊपर सुपर सीएम है, और सुपर सीएम के ऊपर सुपर पावर और है। बटन ऊपर से दबता है, फिर नीचे वाला बटन दबता है, फिर तीसरा बटन दबता है, फिर नल में टप टप करके पानी आता है। नायब जी ने तो कई उनके फैसले भी बदल दिए ना, मनोहर लाल जी के। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है जगरूप जी, कोई फैसले नहीं बदले गए हैं। एक बयान दे करके वो कह दें कि जी बैकवर्ड जो है वो क्रिमिनल, सरपंचों के लिए कर दिया जिसने। वो जिस दिन विधानसभा में बैठेंगे उसके बाद वो जो गजट नोटिफिकेशन होकर के आएगा तब पता चलेगा। अब अमित शाह एक बार वैसे कागज दिखा देंगे जी ये कागज मैं लेकर के आऊं, ये तो झूठे कागज हैं। जब विधानसभा नहीं लगी है तो अमित शाह कागज कहां से लेकर के आ गए? वहां सेंटर से लेकर के आए क्या? इतनी बड़ी बड़ी झूठ जो है ये लोग बोल रहे हैं दिग्भ्रमित करने के लिए। और कास्ट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल, जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी करना चाह रही है। परंतु जनता समझ चुकी है। नूह में जो घटना हुई थी यात्रा के दौरान की, वो इनका प्रयास था, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। परंतु आज जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है और जनता समझ चुकी है। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, भले ही सुरेंद्र पवार जी को उन्होंने जो है रिमांड पर लिया 9 दिन के लिए, या रावदान सिंह जी को उन्होंने जो है अरेस्ट किया है, परंतु एक सामान्य कार्यकर्ता को भी आज यदि कांग्रेस टिकट दे करके खड़ा करती है तो वो जीत करके आएगा और ये सत्ता में आएंगे। जो लोग जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं, क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला को देखेंगे वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी दुष्यंत चौटाला के ऊपर आरोप लगा रही है। जांच कोई की करवा नहीं रहा है, जांच फिर कांग्रेस करवाएगी। जब चलो लंबा हो जाएगा। एक अंतिम सवाल और जान लेता हूँ। इनेलो बसपा का गठबंधन हो गया है, आज मीटिंग भी थी उचाना में, और जो बसपा का वोट था लगभग कांग्रेस को मिला लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये दोनों की दोनों, बसपा जो है बीजेपी की बी टीम है उत्तर प्रदेश में, और इनेलो बीजेपी की बी टीम है हरियाणा में। आपने देखा होगा यदि कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला नहीं होते, निश्चित तौर पे वो लोग जीतते और बीजेपी हारती। कोई जीता छोड़ दीजिए, बीजेपी कम से कम हारती। परंतु वो उनकी बी टीम है, उनके इशारे पे काम कर रही है। पीछे राज्यसभा के चुनाव में भी आपने देखा कि उनके वोट कहाँ गए थे। परंतु ये गठबंधन कुछ नहीं है। जो ये मानते थे कि बीएसपी की जो दलित समाज है या हमारा वाल्मीकि समाज है वो उनकी तरफ है, बिल्कुल नहीं। उनका जो विचार बदल चुका, उनको ये पता लग गया कि आज संविधान को यदि बचाना है तो कांग्रेस को सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, तो बीजेपी जो है संविधान को, लोकतंत्र को तहस नहस करके रख देगी।
उचाना हल्की से यदि विजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो आप क्या कहेंगे? संभावनाएं तो कुछ मतलब भी हो इनका सकती हैं। कहना है कि देखो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, उचाना के लोग, जो हमारा ओपिनियन कह रहा है, हर गांव में जाना होता है हर रोज। तो इनका कहना है कि अगर विजेंद्र सिंह को टिकट मिल गई तो लोग कह रहे हैं कि शायद वोट कम मिले। मतलब लोगों की तो देखो, लोग कह रहे हैं, वो तो आप कह रहे हैं, लोग सब कह रहे हैं, पर मैं अपनी कह रहा हूँ, संभावनाओं पर ये जीवन जो है वो जिंदा भी रहता है, आगे भी बढ़ता है। आप ब्रजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, सारे साथी उनसे भी ज्यादा ताकत लगा करके कर रहे हैं। ये तो जब आएगी तब आप मेरे से बात करेंगे तो निश्चित तौर पे और ज्यादा गहराई से मैं इनके ऊपर बताऊंगा। पर आज मैं ये कह रहा हूँ, जिसके कंधे के ऊपर आदरणीय उदयभान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो आज विपक्ष के नेता हैं, और दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं, जिस भी साथी के कंधे पर हाथ रख देंगे उस साथी को जिता करके विधानसभा चंडीगढ़ में भेजेंगे और कांग्रेस को सरकार बनाने में मदद करेंगे। बिल्कुल। और एक साथी का कमेंट था कि लाइव करते हो आप, छोटी वीडियो बनाओ रिकॉर्ड करके, क्योंकि जनता के सवाल हैं और आप लोगों के सवाल हम नेताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं, और वो लाइव हो तो बढ़िया है ताकि कोई एडिटिंग ना हो। और टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ।